ये ओरल कैविटी में होने वाला एक इम्पॉर्टेंट कैंसर है जो पर्सन्स को सबसे ज़्यादा अफेक्टेड करता है। यदि आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें, यदि हम टंग में इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो टिप ऑफ टंग में 9%, डॉर्सन ऑफ टंग में 64%, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग में 7%, वेंट्रल पार्ट ऑफ टंग में 13% और लेटरल पार्ट ऑफ टंग में 7% मिलता है। यहाँ पर डॉर्सन ऑफ टंग सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है बिकॉज डॉर्सम ऑफ टंग सबसे ज़्यादा एक्सपोजर में रहता है, इसलिए जो ये भी कैंसर होगा तो सबसे ज़्यादा उसका अफेक्टिंग साइट होगा वो डॉर्सम ऑफ टंग होता है। तो दिस इज़ द टंग, दीज आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंग जो आपने एनाटॉमी में देखा होगा कि बॉडी है, बेस है, टिप ऑफ टंग है ना, एपिग्लोटिस का पार्ट है। दे आर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द टंग। तो ये सभी पार्ट में कहीं भी ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अफेक्टिंग साइट है वो डॉर्सम ऑफ टंग ही होता है। अब आगे चल कर के आप देखें कि जो इसकी ओरल मैलिग्नेंसी की जो इंसिडेंसेस हैं वो लगभग 75,000 से 80,000 लोग हर साल कैंसर जो है टंग के कैंसर से अफेक्टेड होते हैं। और ये बहुत कॉमन ट्यूमर है का या कॉमन मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ ओरल कैविटी आजकल हो गया है, क्योंकि इस समय जो लाइफ स्टाइल है लोगों की वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है इस प्रकार के कैंसर के लिए। सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओरल कैविटी कि किस तरीके से ओरल कैविटी का डिफरेंट साइट अफेक्टेड होता है इस प्रकार के कैंसर से। यदि हम कार्सिनोमा ऑफ टंग की इटियोलॉजी की बात करें तो यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आ रही टोबैको। सबसे ज़्यादा जो इंसिडेंट्स मिलते हैं या केसेस मिल रहे हैं तो ऐसे लोग जो टोबैको का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसमें इस प्रकार के कैंसर होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन etiological factor is the tobacco chewing. And the second important thing is the smoking. स्मोकिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है या etiological फैक्टर है कार्सिनोमा ऑफ टंग के पीछे। तो tobacco chewing, स्मोकिंग एंड यूज़ ऑफ एनी अदर प्रोडक्ट लाइक गुटखा, पान, तम्बाकू, खैनी एक्सेट्रा। तो ये सभी के कांस्टेंट इरिटेशन की वजह से पेशेंट में ल्यूकोप्लेकिया हो जाता है जो आगे चल करके कैंसर में तब्दील हो सकता है। तो ल्यूकोप्लेकिया इज़ द प्री मैलिग्नेंट कंडीशन ऑफ द कार्सिनोमा ऑफ टंग। इसके अलावा अल्कोहल, टबैको, ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कार्सिनोमा ऑफ टंग के लिए। उसके साथ साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV हैज़ बीन एसोसिएटेड विद द रिस्क ऑफ ओरल कैविटी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वायरस है जो कार्सिनोमा के लिए काफ़ी हद तक जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आप देखें कि यदि कैंसर हुआ है म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ टंग में और ग्रेजुअली वो इन्वॉल्व कर रहा है टंग के अदर पार्ट को या सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को, तो ये 3 तरीके से मेटास्टाइज होता है। पहला होता है लोकल स्प्रेड जिसके द्वारा आसपास फैलेगा, फिर ब्लड के थ्रू जाएगा दूसरे इंपॉर्टेंट वाइटल स्ट्रक्चर में, और लिम्फेटिक स्प्रेड के द्वारा डिफरेंट जो लिम्फेटिक्स हैं ओरल कैविटी के आसपास जो लिम्फेटिक्स हैं, सर्वाइकल जो है लिम्फ नोड्स हैं, उनमें ग्रेजुअली धीरे धीरे इन्वॉल्व करेगा। तो कैंसर ऑफ टंग 3 तरीके से स्प्रेड होता है दूसरे पार्ट में। पहला लोकल स्प्रेड, ब्लड स्प्रेड और लिम्फेटिक स्प्रेड लाइक अदर कार्सिनोमा। यदि आप मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देखें कि मुंह में किस प्रकार की, माउथ में किस प्रकार की ग्रोथ दिखाई पड़ेगी जहाँ पर कैंसर होगा, तो आइदर अल्सरेटिव ग्रोथ या तो अल्सर होगा या वहाँ प्रोलिफरेटिव ग्रोथ होगी लाइक कैबेज, या फिर देयर में भी क्रैक एंड फिशर। तो 3 प्रकार की ग्रोथ यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली दिखाई पड़ती है, अल्सरेटिव, प्रोलिफरेटिव, आइदर क्रैक्स एंड फिशर। दो तरीके से माइक्रोस्कोपली एक कैंसर होता है जब आप हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराते हैं, आइदर दे में लिम्फो पोस्टीरियर पार्ट और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। तो माइक्रोस्कोपली 2 प्रकार का ये ट्यूमर होता है, आइदर लिम्फोपिथेलोमा और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। दिस इज द फिगर ऑफ ओरल कैंसर और स्पेशली कैंसर ऑफ टंग। नेक्स्ट वन यदि पैथोलॉजी में हम आपको चर्चा कर ही चुके हैं कि किस तरीके का ये कैंसर होता है। यदि आप क्लिनिकल फीचर में आए तो फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ हीटोलॉजिकल फैक्टर मिलेगा। पान खाता था, तम्बाकू खाता था, गुटखा खाता था, बीड़ी पीता था। ज़्यादातर एडवांस एज ग्रुप में पर्सन में हो गया क्योंकि एक्सपोजिंग टाइम ज़्यादा मिला। मेल
क्योंकि एक्सपोजिंग फैक्टर मेल में ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए मेल ज़्यादातर अफेक्टेड होगा। फिर है पेन ऑन टंग, देयर द क्यूरियस फीलिंग ऑन टंग आफ्टर टेकिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे कोई भी मिर्च मसाला तली भुनी चीज़ें लेने के बाद काफ़ी क्यूरियस फीलिंग होती है, तो में पेन ऑन टंग, सलेवेशन ज़्यादा हो जाएगा, उसमें ब्लड भी आ सकता है। ग्रेजुअली यदि पोस्टीरियर पार्ट में कैंसर है तो वहाँ पर डिस्फेजिया इंपॉर्टेंट सिम्टम के रूप में मिलता है। फॉइटर, मुंह से बदबू आना, एंकाइलोग्लोसिया, एनेबिलिटी टू टंग प्रोट्रूड द टंग, टंग बाहर नहीं निकाल सकता। और मेटास्टेटिक फीचर, यदि मेटास्टाइज हो गया है लंग्स में या लीवर में या सर्वाइकल लिम्फ नोड में, तो वो भी मेटास्टेटिक फीचर पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं। साइन आप देखेंगे तो चूँकि कैंसर है तो पेशेंट कमज़ोर हो जाएगा, उसका वजन कम होने लगेगा, सर्वाइकल लिम्फ नोड लार्ज हो जाएगा। और लोकल साइन में आप देखेंगे कि या तो अल्सर है यहाँ पर या कोई ग्रोथ दिखाई पड़ रही है ओरल कैविटी में, तो ये लोकल साइन के रूप में मिलेगा। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में नॉन हीलिंग अल्सर है और देयर में भी साइन ऑफ नेक मैलिग्नेंसी लाइक होटेल्जिया, ऑर्डिनोफेजिया, ब्लीडिंग, डिस्फेजिया, जो भी डिस्पेप्सिया, जो भी अपन पूरी चर्चा कर चुके हैं, उसी तरीके का क्लिनिकल प्रेजेंटेशन पेशेंट में मिलेगा। तो इवैल्यूएशन करने के लिए आप पूरा एग्जामिनेशन करिए, बायोप्सी कराइए, एफएनएसी कराइए, सीटी कराइए, एमआरआई कराइए नेक का भी, क्योंकि एसोसिएटेड मेटास्टेसिस हो सकता है। एक्सरे चेस्ट लीजिए, ये भी मेटास्टेसिस के लिए होगा। तो जो भी लिम्फ नोड्स हैं उनका एफएनएसी भी हो सकता है। और टंग बायोप्सी इज इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, तो टंग बायोप्सी से कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो जाता है। इसके साथ साथ अदर इन्वेस्टिगेशन भी करा सकते हैं, डेंटल एवेल्यूएशन कर सकते हैं, डेंटल एग्जामिनेशन करा सकते हैं और लेरिंगोस्कोपी भी करा सकते हैं, क्योंकि मेटास्टाइज हो जाता है लेरिंग्स में, ईसोफेगस में। ब्रोंकोस्कोपी भी करा सकते हैं यदि लंग्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो दे आर द इम्पॉर्टेंट एसोसिएटेड इन्वेस्टिगेशन जो आप करा सकते हैं। अब बात आती है टीएनएम क्लासिफिकेशन की। तो टीएनएम क्लासिफिकेशन जो आपने डिफरेंट पढ़ा होगा कि T1 मीन्स ट्यूमर लेस देन 20 mm इज़ द ग्रेटर डायमेंशन, T2 ट्यूमर इज़ मोर देन 20 बट लेस देन 40, T3 मोर देन 40, T4A जहाँ की इन्वेजन हो गया है लैरिंग्स में, टंग की मसल में, पैराथोराइड में, हार्ड पैलेट में, मैंडिबल में। T4 आगे चलकर इन्वेसिव हो गया है लेटरल नेसोफेरिंग्स में, स्कल का जो बेस है उसको भी, कैरोटिड आर्टरी को भी इन्वॉल्व कर रहा है। N1 में सिंगल इपीलेटरल लिम्फ नोड्स है जो 30 सेंटीमीटर से कम है। N2A में सिंगल इपीनॉर्मल जो 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है। N2 में जो ग्रोथ है वो लेस देन 60 सेंटीमीटर है। N2C में बाइलेटरल और कॉन्ट्रीलेटरल लिम्फ नोड्स जो 60 mm से कम है। N3 में लिम्फ नोड मेटास्टाइज हो रही है, लिम्फ नोड मेटास्टाइज हो रही है तो 60 mm से भी ज़्यादा है। M1 में डिस्टेंट मेटास्टेज जो दूर तक फैल रहा है। तो ये टीएनएम क्लासिफिकेशन है। स्टेजेस देखेंगे, टी फर्स्ट में T1 N0 M1 मतलब कि शुरुआती का कैंसर, टी सेकेंड में N2 N0 M0, टी थर्ड में जो थर्ड स्टेज कैंसर है T3 N0 M0 और T1 T2 T3 N1 M0। फोर्थ स्टेज में फिर बाइफर्केशन किया अपन ने, T4A N0 और N1 M0 और T1 T2 T3 और T4A N2 M0। स्टेज फोर्थ भी एनी T N3 MO और T4B और NMO। स्टेज फोर्थ C एनी 1G M1 लीजन, मतलब ये ग्रेजुअली धीरे धीरे मेटास्टाइज हो रहा है। ये हमने ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया है इन स्टेज को, किस तरीके से इसका आप सर्जिकल ट्रीटमेंट करा सकते हो। उसके बाद ये मैनेजमेंट है कि किस तरीके का होगा, T1 से लेकर के T2 तक सर्जरी और रेडियोथेरेपी। T3 T4 में हमेशा सर्जरी के साथ कीमोथेरेपी कंबाइन की जाएगी। फिर रेडियोथेरेपी किस स्टेज में होगी, क्योंकि रेडियो कैंसर है तो रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट होगा, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन है कि रेडियोथेरेपी किस तरीके से आप करेंगे। उसके बाद फिर प्रोग्नोसिस है कि स्टेज फर्स्ट में है तो 80 से 90% पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। स्टेज सेकेंड में है तो 70-80%, स्टेज 3 में है तो 30-50%, स्टेज 4 में है तो 20-30% जो है क्योर होने की पॉसिबिलिटी है, रिकवरी की पॉसिबिलिटी जिसको बोल सकते हैं। तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट में आते हैं तो एक्सीजन बायोप्सी, या तो वहाँ से निकाल दिया जाए उसको पूरा, या पार्शियल ग्लोसेक्टोमी मतलब टंग का थोड़ा पार्ट काट दिया जाए,
या सब टोटल ग्लेक्सेक्टोमी, टंग आधी काट दी जाए या पूरी टंग निकाल दी जाए, जिसको टोटल ग्लेक्सेक्टोमी बोलते हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में कांडुरंगो, हाइड्रास्टिस, आर्सेनिक एल्बम, फास्फोरस, कैल्केराफ्लोर और एसिड नाइट्रिक, ये इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो खासतौर पर इस्तेमाल की जाती हैं।